मॉर्निंग गर्ल्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पश्चिम यूरोप की सैनिक सुरक्षा के बारे में बताया था कि किस प्रकार उन्होंने डंकर्क संधि, नाटो और यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय आदि बनाकर अपने पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की। आज मैं आपको पूर्वी यूरोप का जो सैनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ उसके बारे में बताऊंगी, और जिसमें प्रमुख बातें हैं, एक तो वॉर्सो पैक्ट, दूसरा है पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद, और तीसरा है कोमिनफॉर्म। तो ये बता के और हम फिर आज इस लेक्चर को, इस टॉपिक को विराम देंगे, और अगली क्लास में हम अमेरिका की विदेश नीति जो है वो शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको वॉर्सो पैक्ट के बारे में बता दूं। वॉर्सो पैक्ट जो है साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन था जो 11 से 14 मई 1955 को वॉर्सो में बुलाया गया, और इसमें 7 राष्ट्रों ने भाग लिया: अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, इन सब ने भाग लिया। और चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया, और 14 मई 1955 को सभी लोगों ने मिलके, इन राष्ट्रों ने मिलके 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन भी कहा जाता है, अर्थात वॉर्सो, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया। इसकी जो मुख्य व्यवस्था है धारा 3 में वर्णित है, उसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य सभी देश उस देश की सैनिक सहायता करेंगे। तो देखा जाए तो ये नाटो के जवाब में ही एक पूर्वी यूरोप की कोशिश थी, लेकिन अंतर था नाटो में और वॉर्सो पैक्ट में। पहला अंतर क्या था कि वॉर्सो पैक्ट विश्व के सभी देशों के लिए खुला था, जबकि नाटो केवल जो पूर्ववर्ती सदस्य थे उनके लिए, और यदि कोई नया सदस्य शामिल होना चाहता है तो उनकी सहमति जो है वो आवश्यक होगी, वरना वो नया देश शामिल नहीं हो सकता। दूसरा अंतर यह है कि वॉर्सो पैक्ट एक अस्थायी संधि थी, जबकि नाटो जो है वो अस्थायी संधि नहीं थी। वॉर्सो पैक्ट नाटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सभी देशों को समानता के अधिकार थे इसके अंदर, लेकिन सोवियत संघ ही मुख्य शक्ति केंद्र था, और अन्य राज्यों की जो स्थिति थी वो उपग्रही राज्यों जैसी थी। तो ये दो प्रमुख अंतर वॉर्सो पैक्ट और नाटो के बीच थे। अब हम आते हैं पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, दैट इज CMEA। इस संगठन में सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता था, और यह जो सदस्यता इसकी थी संगठन की, वो ऐसे देशों के लिए खुली हुई थी जो इसके मूलभूत सिद्धांतों में आस्था रखते हों। और इस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई, और इसके संस्थापक सदस्य थे बल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ। और फिर 1950 में अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये जो संगठन था, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि ये ऐसा संगठन था जिसमें 8 समाजवादी देश सम्मिलित थे, और उनकी जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, जो कि विश्व जनसंख्या का कुल 10% था।
1970 के बाद CMEA के सदस्य राज्यों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज हुई और 1971 में इन देशों की आय जो थी, राष्ट्रीय आय, उसमें 2% की वृद्धि हुई, जबकि इसी काल में पश्चिम के सभी जो औद्योगिक देश थे उनमें उनकी जो वृद्धि थी वो 6.3% हुई। तो जनसंख्या की दृष्टि से इन देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का 10वां भाग निवास करता था, लेकिन विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का 1/3 पैदा करते थे। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ी यूनिक सी थी, मैंने आपको बताई। तीसरा जो था संगठन वो था कोमिनफॉर्म, दैट इज कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था और यह पूरी तरीके से सोवियत रूस के नियंत्रण में था। कोमिनफॉर्म के माध्यम से पूर्वी यूरोपीय राज्यों की जो साम्यवादी सरकारें हैं उनको संगठित करने का एक प्रयास था और उनको साम्यवादी कार्य पद्धति में एक्सपर्ट बनाने का, उनको दीक्षित करने में स्टालिन का जो एक रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उसको बहुत सफलता भी मिली। काफ़ी संख्या में रूसी इंजीनियर्स, तकनीकी कर्मचारी और सेना के प्रशिक्षक उन देशों के पुनर्निर्माण कार्य में सहायता देने पहुँचे थे। तो कोमिनफॉर्म जो था वो मेनली सोवियत रूस ने फॉर्म किया था और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको साम्यवादी ट्रेनिंग देने का एक इसमें प्रोग्राम शामिल था। तो ये थी कोशिशें पूर्वी यूरोप की जो सैनिक और आर्थिक एकीकरण के रूप में हमारे सामने आई थी। बस अंत में थोड़ा सा ये बता दूं कि किस प्रकार जो ये एकीकरण था पूर्वी यूरोप का, उसके विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। यूरोपीय संघ के देशों की जो यह महत्वाकांक्षा थी कि ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के समान एक संयुक्त राज्य यूरोप जैसी इकाई का निर्माण करें, जिसमें वो सफल भी हुए। यूरोपीय संघ की स्थापना करी उन्होंने, साझा बाजार और यूरोपीय संसद की योजना भी बना ली और मौद्रिक संघ भी बनाया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। तो एक यूरोपीय कम्युनिटी के गर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का जो सपना था वो पल रहा था और इसको साकार करने की भरपूर कोशिशें की गईं और काफ़ी सफल भी हुए। तो ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम अगली कक्षा में अमेरिका की विदेश नीति की शुरुआत